लेह की हिंसा ने पूरे देश को चिंतित किया और ऐसा लगा कि जैसे नेपाल के जेएनजी वाले प्रोटेस्ट की पुनरावृत्ति हो रही है, दोबारा उसको रिक्रिएट किया जा रहा है। तो क्या भारत को नेपाल और बांग्लादेश जैसे प्रोटेस्ट की ज़रूरत है? हमारा मानना है कि बिल्कुल नहीं है और यहाँ पॉसिबल भी नहीं है। जब ये दोनों प्रोटेस्ट हुए तो कुछ लोगों ने ये कहा कि ऐसे प्रोटेस्ट इंडिया में भी होने चाहिए, गृह युद्ध होगा। मैं आपको यहीं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि इंडियन आर्मी बहुत ज़्यादा सशक्त है। दूसरा, इंडिया के पास बहुत तरह की पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, जैसे रैपिड एक्शन फोर्स, सीआरपीएफ, बीएसएफ। तो इंडियन गवर्नमेंट के लिए बहुत आसान है इस तरह के छोटे मोटे विद्रोह को कुचलना। कोई भी व्यक्ति इंडिया को इतना हल्का ना समझे कि वहाँ की एक जनरेशन उठ के और वहाँ के पूरे सिस्टम को ख़राब कर देगी। तो लेह के लोगों की डिमांड क्या है, वहाँ हिंसा क्यों भड़की और वहाँ अभी तक गवर्नमेंट का क्या टेक रहा है? सेकेंडली, सोनम वांगचुक का जो एक बहुत फेमस एनवायरमेंटलिस्ट और इनोवेटर हैं, उनका अभी तक क्या रोल इसमें रहा है और क्यों इन्हें अरेस्ट किया गया है? देखिए, सोनम वांगचुक को नॉर्मली अरेस्ट नहीं किया गया है। सोनम वांगचुक पर रासुका की धारा लगी है, जिसका मतलब है कि वो एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में एक्टिव हैं। तो आइए जानते हैं क्या कारण है कि उन्हें एंटी नेशनलिस्ट कहा जा रहा है और क्या पहलू हैं कि वहाँ का मास जो है पॉपुलेशन उनके साथ है, स्टूडेंट्स उनके साथ हैं। आइए दोनों पहलू जानने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, सोनम वांगचुक एक एनवायरमेंटलिस्ट हैं और एक इनोवेटर भी हैं और काफ़ी समय से लेह की प्रोग्रेस के लिए उन्होंने काफ़ी कुछ काम किया है लद्दाख के लिए। दूसरा, जब आर्टिकल 370 हटा था 2019 में, तो उन्होंने काफ़ी भूरी भूरी प्रशंसा की थी प्रेजेंट गवर्नमेंट की। बट अभी ऐसा क्या हुआ सडनली कि चीज़ें बदलती चली गई। तो सबसे पहले यहाँ जो इनकी डिमांड थी वो ये थी कि लेह की जो सांस्कृतिक विरासत है लद्दाख की, उसको डिस्टर्ब किया जा रहा है या वो डिस्टर्ब हो सकती है। दूसरा, उन्हें पूर्ण स्टेट का दर्जा चाहिए था। थर्ड, उन्हें 6th अनुसूची में शामिल करने की उनकी लद्दाख को मांग थी। और एक डिमांड इनकी ये थी कि जो वहाँ के ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनको जॉब में रिजर्वेशन दी जाए। तो ये सभी मेन मांगें थी। एक उनका था कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन और जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनको कट ऑफ किया जाए, जिससे वहाँ के पर्यावरण को कोई नुकसान ना पहुँचे। ये डिमांड सोनम वांगचुक की शुरू से ही रही है। अब देखना ये है कि तो ये सब तो बड़ा अच्छा लग रहा है सुनने में, समस्याएं उत्पन्न हुई कहाँ से हैं और गवर्नमेंट ने क्या इसे इग्नोर किया या गवर्नमेंट ने कुछ आश्वासन दिए? तो सबसे पहले आप ये जानिए कि जब कभी कोई एक प्रोटेस्ट होता है और उसकी कुछ मांगें होती हैं, फॉर एग्जांपल मैं कोई एक प्रोटेस्ट कर रहा हूँ और मेरी 50 मांगें हैं, तो सामने वाली जो पार्टी है वो उसमें से कुछ मांगों को मान लेगी, कुछ को विचाराधीन छोड़ देगी और कुछ को मना कर देगी कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, इसके जो दीर्घकालिक प्रभाव हैं वो काफ़ी ख़राब हो सकते हैं। तो इन सब को लेके वार्ता चल रही थी गवर्नमेंट के साथ सोनम वांगचुक की। तो ये देखते हैं कि किन किन चीज़ों को गवर्नमेंट ने मान लिया था, किन को होल्ड पे डाला था और किन पे वो विचार विमर्श करने वाले थे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जानना ज़रूरी है कि इनको गिरफ्तार क्यों किया गया है। अगर ये शांति से धरना दे रहे थे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी गवर्नमेंट इनको गिरफ्तार करने वाली थी और इतनी बड़ी धारा लगाने वाली थी। तो एक तरफ आप कह रहे हैं कि आप एक शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वेयर है जब आप भाषण दे रहे हैं तो आप बात कर रहे हैं अरब स्प्रिंग की। 2010 का एक बहुत बड़ा मूवमेंट जो मिडिल ईस्ट में चला था, जिसमें काफ़ी सत्ता परिवर्तन हुआ था। उसके जस्ट बाद आप वहाँ के नेपाल के जेएनजी विद्रोह का लोगों को एग्जाम्पल दे रहे हैं, वहाँ के स्टूडेंट्स को। और देखिए, जो स्टूडेंट्स हैं वो एक कच्ची मिट्टी की तरह हैं, वो कोई एक मैच्योर इंसान नहीं है जो धरने पे बैठा है, जो आपके साथ है और जिसकी एज जो है 18, 20, 21 साल है। वो बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो सकता है कि यानी कि आपने कुछ सोच समझकर वो भाषण दिए होंगे। दूसरी बात, सीआरपीएफ के वाहन को पलटना, उसे आग लगाना, बीजेपी कार्यालय की तरफ भागकर उसे आग लगाना, ये एक प्री प्लान आंदोलन लगता है। कभी ऐसा नहीं होता कि भीड़ जा रही है, चलो मन में आया इस वाहन को आग लगा दो, भीड़ चलती जा रही है, चलो बीजेपी कार्यालय चल रहे हैं उसको आग लगाते हैं। यानी कि इस पूरे प्रोटेस्ट को उससे पहले प्लान किया गया था, फिर भड़काऊ भाषण देकर उसको इग्नाइट किया गया था। अच्छा, साथ ही में उनके कुछ पाकिस्तान कनेक्शंस की भी चर्चा हुई कि वो फरवरी में पाकिस्तान गए थे। तो फरवरी में पाकिस्तान वो एक पर्यावरण की मीटिंग के लिए गए थे और इंडियन गवर्नमेंट से परमिशन लेकर गए थे। अब उसके इतने महीने बाद उन्हें एंटी नेशनलिस्ट करार देना सिर्फ इसलिए कि वो पाकिस्तान गए हैं, इस हिसाब से तो सारे पूर्व प्रधानमंत्री भी एंटी नेशनलिस्ट हो सकते हैं।
और देखिए, एंटी नेशनलिस्ट एक बहुत बड़ी टर्म है, और किसी इनोवेटर के लिए इस टर्म को यूज़ करना, वो भी उस इनोवेटर के लिए जिसने इंडियन आर्मी के सियाचिन में रहने के लिए टेंट डेवलप किए थे। वो टेंट सोलर वाले टेंट थे जो पूरा दिन एनर्जी अपने अंदर कंज्यूम करते थे और रात को उसी एनर्जी से उन टेंट की जो वार्मनेस है उसे मेंटेन करते थे। एंड इट इज़ नोन एज द मोस्ट इफेक्टिव एंड सस्टेनेबल मॉडल टिल नाउ इन सियाचिन ग्लेशियर फॉर लिविंग। तो इतना बड़ा इनोवेटर और जिसको स्टूडेंट्स ने एज अ रोल मॉडल देखा है और जिनकी छवि बहुत साफ़ सुथरी रही है, उन्हें आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि आंदोलन है, गलत है, बट इतनी बड़ी टर्म उनके लिए देना इंटरनेशनलिस्ट मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा और लगता है। देखिए, वैसे तो सोनम वांगचुक की छवि जो है वो एक समाज सेवी वाली है, और ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने अच्छे कार्य नहीं किए हैं, बट एक बहुत बड़ा तबका लोगों का उसी समय पे पैरेलल ये कहता रहा है कि इनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो संदिग्ध हैं और विदेशी फंडिंग है, इस तरह की बातें होती रही हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में बार बार आता है कि ये विदेशी फंडिंग वाला एंगल कहाँ से आ जाता है। हमारे चाहे आप पार्टी के लीडर हों या सोनम वांगचुक हों, ऐसा क्या कारण होता है कि इन लोगों को विदेश की फंडिंग अट्रैक्ट करती है, और क्या कारण है कि विदेशी इनके साथ अट्रैक्ट होते हैं? क्या कहीं ना कहीं ये कुछ ऐसे लिंक जोड़ता है जहाँ पे दोनों एक पेज पर खड़े होते हैं? So let's see what exactly happened on 25th of September and what was the demand of this whole protest and what is government decisions till now on the same thing. तो बात करते हैं कि इनकी डिमांड्स क्या क्या थी जिसके कारण ये हिंसा भड़की। एक तो इन्हें लद्दाख को पूर्ण स्टेट का दर्जा चाहिए, 6th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में इन्हें जगह चाहिए, थर्डली जो वहाँ की एम्प्लॉयमेंट है उसमें रिजर्वेशन चाहिए, वहाँ की जो भाषाएं हैं उनके संरक्षण के लिए इनको एक वो चाहिए, एफर्मेशन चाहिए गवर्नमेंट से, और लास्टली ये चाहते हैं कि कंस्ट्रक्शंस के काम जो हैं वो वहाँ पे कम हो जाएं जिससे वहाँ के पर्यावरण को नुकसान ना हो। अब हम आपको बताते हैं कि गवर्नमेंट ने इन सब चीज़ों पर क्या क्या एक्शन आज तक लिया है और क्या क्या वादे इनके साथ किए थे। सोनम वांगचुक और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और लेह एपेक्स काउंसिल, इन तीनों ने मीटिंग तय की थी 6 अक्टूबर को। साथ ही इन्होंने जिन लोगों के नाम दिए थे उस पर भी गवर्नमेंट के साथ इनकी सहमति बन गई थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि 6 अक्टूबर से पहले ही हिंसा भड़क गई? दूसरी बात, लद्दाख को पूर्ण स्टेट का दर्जा देने के लिए भी समिति बनाई गई थी जिसके साथ वार्ता जारी थी। तीसरी बात, 4 जिलों को पूर्ण रूप से गठित करने की जो मांग थी वो भी पूरी मान ली गई थी और उस पर कार्य शुरू हो चुका था। तो इनकी जो 2 आधिकारिक भाषाएं हैं, भोटी और पुर्गी, उनमें भी मान्यता दे दी गई थी। साथ ही इन्होंने कहा था अनुसूचित जनजातियों के लिए रिजर्वेशन बढ़ाना है, तो रिजर्वेशन 45% से बढ़ाकर 84% कर दिया गया था, और महिलाओं का आरक्षण पंचायत समाज में 33% कर दिया गया था। तो इस सब के बाद जब 6 अक्टूबर की डेट तय हो गई थी तो सोनम वांगचुक की तरफ से सरकार को कहा गया कि नहीं, हमें जो मीटिंग है वो 26 या 27 तारीख को करनी है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ प्लान्ड है, शेड्यूल्ड है, बट फिर भी अगर आप चाहें तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा एक मीटिंग की जा सकती है। तो ये सब होने के बाद सडनली आप बात करने लगते हैं अरब स्प्रिंग की, आप बात करने लगते हैं नेपाल के जेनजी वाले मॉडल की। तो इन सब के बाद हिंसा भड़की। और रही बात इनकी मांगों की, तो देखिए, चाइना जो है और भारत, ये एक सीमांत क्षेत्र है लद्दाख, और सीमांत क्षेत्र पे सड़कें बनाने का काम कोई भी गवर्नमेंट करती है जिससे उसको सिक्योर किया जा सके, वहाँ पे लोगों का आवागमन बढ़ सके, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है डेजर्टेड लैंड पे ही कब्जे होते हैं। गलवान घाटी के बाद भारतीय सरकार बहुत सीरियस थी वहाँ पे रोड बनाने के लिए, उसको एज ए टूरिज़्म स्पॉट बनाने के लिए, जिससे कि वहाँ पे जो खतरा है वो कम हो जाए। ऐसे ही अक्साई चीन आप देख रहे हैं कि वो ऑलरेडी चाइना के कब्जे में है क्योंकि वो भी डेजर्टेड एरिया था। तो भारतीय सरकार इस चीज़ को एज अ एंटी नेशनल प्रोटेस्ट इसलिए देख रही है क्योंकि जो सीमांत क्षेत्र हैं जिनकी सिक्योरिटी होनी बहुत ज़रूरी है, इनका ये कहना है कि आप वहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन मत करिए, जिसे हम भी लॉजिकल मानते हैं। तो देखिए, आप ऐसे पर्यावरण का और इन सब चीज़ों का करोगे क्या जब आपका देश ही नहीं रहेगा? जब वहाँ पे कब्जा हो जाएगा फिर वहाँ का पर्यावरण आप कैसे सिक्योर करोगे? ये बात हमारी समझ से परे है फ़िलहाल के लिए। दूसरी बात, इन्होंने ये कहा कि जब इनकी इनिशियल डिमांड हुई थी इस प्रोटेस्ट से पहले, जब भी लद्दाख में एक अलग डिमांड हुई, तो इन्होंने कहा कि हमें जम्मू कश्मीर से अलग एक यूनियन टेरिटरी बना दिया जाए। सरकार ने इनकी डिमांड को माना, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया,
उसके बाद अब इन्होंने कहा कि अब हमें स्टेट का दर्जा दीजिए। तो देखिए, इतने जल्दी इतनी सारी मांगे करना और सरकार के लिए उन्हें पूरा करना ऑब्वियस सी बात है किसी भी सरकार के लिए पॉसिबल नहीं है। और ऐसे में आप ऐसी हिंसा भड़काते हैं जैसे हाल फिलहाल में कुछ देशों में हमने देखी, श्रीलंका में देखी, बांग्लादेश में देखी, फिर नेपाल में देखी। हिंसा भड़कती है तो फिर रुकती नहीं है। पर आपने हिंसा को रोकने के लिए कोई काम नहीं किया, आपने भड़काने के लिए ज़रूर बहुत सारे काम किए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनका ये कहना है कि बाहर का व्यक्ति आएगा, ज़मीनें खरीदेगा, ये करेगा, वो करेगा, बट 2019 से पहले तो भाई साहब वहाँ पे बाहर के व्यक्ति का छोड़ो, आप कश्मीर की नागरिकता ही नहीं ले सकते थे। वो एक अलग नेशन की तरह चल रहा था। उस समय आपने कितनी प्रोग्रेस कर ली थी। तो दोस्तों, क्रिस्प एंड क्लियर के द्वारा हमने दोनों पहलू रखने की कोशिश की है, सही भी और गलत भी। हम किसी भी एक पक्ष की तरफ नहीं हैं। ये निष्पक्ष फैसला हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। आप इसे इवेल्युएट करिए और आपको क्या लगता है क्या ठीक है और क्या गलत है। जय हिंद, जय भारत।